Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. Hope you are doing well. Today my topic is Disprin. The points which will be discussed in this video are generic name, chemical name, class, mechanism of action, types of Disprin, uses, side effects, contraindications, drug interaction, doses, toxicity, antidote, precautions, combinations and different brands. डिस्प्रिन का जेनेरिक नेम जो कि मेन फार्मूला कहलाता है वो होता है एस्प्रिन. इट्स केमिकल नेम इज़ एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड. इट बिलोंग्स टू एंटीप्लेटलेट्स एंड एनसेड्स क्लास. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ अबाउट कॉक्स. बेसिकली कॉक्स के दो काम हैं, एक तो इन्फ्लेमेशन यानी कि फीवर, रेडनेस, पेन वगैरह और ब्लड क्लॉटिंग यानी कि वो खून को जमाता है. अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्प्रिन यानी कि ये अपना काम किस तरह करेगा. एस्प्रिन ब्लॉक करता है कॉक्स के एक्शन को जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती. एस्प्रिन हमारे पास दो तरह की होती है, एक तो सॉल्युबल टैबलेट होती है और दूसरी कोटेड. सॉल्युबल टैबलेट होती है उसको हमेशा डिज़ोल्व किया जाता है इन अ ग्लास ऑफ वाटर. इनकी दूसरी फॉर्म कोटेड या फिर इंडायरेक्ट कोटेड की फॉर्म में अवेलेबल होती है. इट कैन बी स्वैलो विद अ फुल ग्लास ऑफ वाटर एंड देयर इज़ नो नीड टू डिज़ोल्व इन वाटर. यूजेस की बात करूँ तो आप इसे फीवर में भी ले सकते हैं, जैसे माइल्ड टू मॉडरेट पेन में ले सकते हैं, जैसे मसल एक हो गया यानी कि मसल्स में दर्द है, आपके पट्टों में दर्द है, टूथ एक दांतों के दर्द में ले सकते हैं, हेड एक यानी कि सर के दर्द में भी ले सकते हैं. इसके अलावा कॉमन कोल्ड की कंडीशन में भी लिया जा सकता है इसे. इट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉट्स इन ब्लड वेसल्स सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक. मीन से आपके नसों में खून जमने से रोकेगा जिसकी वजह से हार्ट अटैक के रिस्क भी कम हो जाते हैं. इट कैन बी यूज फॉर एंजाइना पेक्टोरस प्रोफाइलैक्सिस यानी कि चेस्ट पेन को प्रिवेंट करेगा. इट इज़ ऑल्सो यूज इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन मीन्स एक्यूट हार्ट अटैक में भी यूज़ किया जाता है डिस्प्रिन को. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स कोलोरेक्टल कैंसर. डिस्प्रिन के साइड इफ़ेक्ट्स में आता है एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द, नोजिया यानी कि दिलमतली होना, इट ऑल्सो इरिटेट्स योर स्टमक. These side effects can be avoided by taking aspirin with food or with a glass of milk. मीन्स अगर आप एस्प्रिन को खाने के साथ या दूध के साथ लेंगे तो आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे. लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ एस्प्रिन कैन कॉज स्टमक अल्सर्स दैट इज़ मोर लाइकली विद हायर डोजेज और एल्डरली पेशेंट्स. आप एस्प्रिन को लंबे अरसे तक इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके स्टमक में अल्सर हो सकते हैं. अगर आपके स्टमक में अल्सर्स हो गए तो इट लेड्स टू ब्लीडिंग एंड ब्लैक स्टूल. बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि किन अफराद को डिस्प्रिन यूज़ नहीं करनी चाहिए. सो पहली कैटेगरी में हमारे पास आते हैं पीपल विद गाउट. मैं इसका रीज़न बताती हूँ कि गाउट के पेशेंट्स को एस्प्रिन यूज़ इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि लो डोजेज़ ऑफ एस्प्रिन क्या करती हैं, यूरिक एसिड की सिक्रेशन को डिक्रीज़ करती हैं यानी कि हमारी बॉडी से यूरिक एसिड नहीं निकल रहा होता जिसकी वजह से हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है यानी कि हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है. सो पेशेंट को ऑलरेडी गाउट है और अगर वो एस्प्रिन यूज़ करेगा तो उसकी गाउट की कंडीशन वर्स्ट हो सकती है. इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनको सीवियर किडनी और लिवर प्रॉब्लम, वुमेन विद प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग. एस्प्रिन शुड नॉट बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी स्पेशली इन थर्ड ट्राइमेस्टर मीन्स लास्ट के 3 मंथ्स में एस्प्रिन को कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए जिसमें मंथ 7, 8 एंड मंथ 9 आ जाता है. इसका रीज़न ये है कि एस्प्रिन फीटस में डिफॉर्मिटीज़ को डेवलप कर सकता है. इसके अलावा लेबर का ड्यूरेशन एक्सटेंड हो सकता है. इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इन बोथ मदर एंड इन्फेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. एंड एस्प्रिन अल्सर्स एंड हीमोफिलिक पेशेंट्स में भी यूज़ नहीं करना चाहिए. अब आप सोचेंगे कि हीमोफिलिक पेशेंट्स कौन होते हैं, तो हीमोफिलिक पेशेंट्स वो होते हैं जिनको इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है इन विच ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली. तो अगर इन पेशेंट्स को कहीं कट लग जाए एंड ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो इनका ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो पाती. एस्प्रिन कुछ ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट करता है जिसकी वजह से अच्छे इफेक्ट्स नहीं मिलते हैं एंड समटाइम्स टॉक्सिसिटी कॉज हो जाती है. सम ऑफ देम आर एस इनहिबिटर्स, सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, डिजॉक्सिन, डायूरेटिक्स, मेडिकेशंस फॉर गाउट सच एज प्रोबेनेसिड, methotrexate, warfarin, NSAIDs like ibuprofen, diclofenac, naproxen and antacids. Aspirin interfere with these above drugs, hence it is recommended not to take above drugs with aspirin. Do you know the reason behind this? Okay, let's discuss one by one.
एस्प्रिन को अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ लेते हैं, फॉर इंस्टेंस प्रेडनिसोन के साथ, तो इससे जीआई साइड इफ़ेक्ट्स के रिस्क इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके स्टमक में ब्लीडिंग, इन्फ्लेमेशन और अल्सर्स का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। द नेक्स्ट ड्रग इज़ डिजॉक्सिन। एस्प्रिन इंटरफेयर विद डिजॉक्सिन एंड इंक्रीजेज डिजॉक्सिन लेवल इन ब्लड। किस डिजॉक्सिन एक ऐसी ड्रग है जिसका थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत नैरो है, सो इट्स टॉक्सिक लेवल वुड बी अचीव्ड ईजिली। डेट कैन बी कैटेगराइज्ड बाय एरिथमियाज, जीआई एंड विजुअल डिस्टर्बेंस। मीन्स एस्प्रिन अगर डिजॉक्सिन के साथ ले ली जाए तो डिजॉक्सिन का ब्लड लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे टॉक्सिसिटी के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। एंड अगर टॉक्सिसिटी हो गई तो विजुअल डिस्टर्बेंस आ सकती है, जीआई डिस्टर्बेंस आ सकती है एंड हार्ट बीट एबनॉर्मल हो सकती है। नेक्स्ट इंटरैक्शन विद एस इनहिबिटर्स। अगर कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट है एंड उसको एस इनहिबिटर के साथ एस्प्रिन दे दी जाए तो दोनों ड्रग्स के इंटरैक्शन से पल्मोनरी एंड रीनल फंक्शन पर एडवर्स इफेक्ट आते हैं। मीन्स लंग्स एंड किडनी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। द नेक्स्ट ड्रग इज़ डायूरेटिक्स। अगर हम एस्प्रिन को डायूरेटिक के साथ ले लें तो डायूरेटिक अपना काम अच्छी तरह नहीं कर सकता और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से डिजीनेस हो सकती है, ब्लड विजन हो सकता है और हेडेक हो सकता है। देन ऑल यू नीड टू एडजस्ट द डोज एंड मॉनिटर द ब्लड प्रेशर। एस्प्रिन को गाउट के मेडिकेशन के साथ भी नहीं ले सकते। एज आई टोल्ड यू बिफोर, एस्प्रिन हाइपर यूरिसीमिया कॉज करवाता है। नेक्स्ट ड्रग इज मेथोट्रेक्सेट। हम एस्प्रिन को मेथोट्रेक्सेट के साथ दें तो इट विल इंक्रीज किडनी प्रॉब्लम्स उन पेशेंट्स में जिन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अब आप सोचेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है जिनमें आपके मेनली जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। तो व्यूअर्स, अब आपको एस्प्रिन की बेसिक नॉलेज तो मिल ही गई है कि किन कंडीशन में एस्प्रिन को यूज़ करना चाहिए, किन कंडीशन में एस्प्रिन को यूज़ नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं डोजेज़ की। ऑलवेज रिमेंबर कि मेडिसिन का जो डिज़ायर इफ़ेक्ट आपको मिलता है उसमें डोजेज़ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपकी डोज सही नहीं है मेडिसिन की तो इससे आपको जो डिज़ायर इफ़ेक्ट है वो समटाइम्स नहीं मिलता एंड समटाइम्स टॉक्सिसिटी भी कॉज हो जाती है। Firstly, I'll discuss adult doses according to the disease condition. First category is adult doses in osteoarthritis and rheumatoid arthritis. ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपकी जो इनिशियल डोज होती है वो 3 ग्राम ओरली होती है इन डिवाइडेड डोजेस। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ एडल्ट्स एंड पेडियाट्रिक डोज इन फीवर एंड पेन, यानी अगर बच्चों में या बड़ों में फीवर है या पेन है तो जो ओरल डोज होगी वो 300 से 650 mg हो सकती है, जो कि आपको हर 4 से 6 घंटे बाद एज पर नीड लेनी होती है। और इसकी मैक्सिमम जो डोज होती है वो 4 ग्राम इन 24 आवर्स, यानी कि आपने पूरे 24 घंटों में 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। और इसकी रेक्टल डोज 300 से 600 mg होती है एवरी 4 आवर्स। ओके, नाउ एडल्ट डोजेज फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी हार्ट अटैक में जो आप डोजेस लेते हैं वो 160 से 162.5 मिलीग्राम आप पूरे दिन में एक दफ़ा इसको ओरली लेते हैं, यानी कि OD वंस अ डे। नाउ एडल्ट डोजेस फॉर एंजाइना पेक्टोरस प्रोफाइलैक्सिस, मीन्स हार्ट अटैक को रोकने के लिए जो आप डोजेस लेते हैं वो आपके पास 2 तरह की होती हैं। एक तो आपके पास जो मेडिसिन होती है वो इमीडिएट रिलीज़ होती है और एक एक्सटेंडेड रिलीज़। इमीडिएट रिलीज़ यानी कि जिसका एक्शन फ़ौरन से आ जाता है, तो इमीडिएट रिलीज़ टैबलेट्स का आपके जो डोजेज होती हैं वो 75 mg से 3 to 5 mg होता है OD ओरली, यानी कि दिन में एक दफ़ा। इसके अलावा जो एक्सटेंडेड रिलीज़ वाली टैबलेट होती है, यानी कि वो टैबलेट जिनका आराम से असर आता है, उसकी डोज होती है 162 mg ओरली OD। और एडल्ट डोजेज फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर इज़ 75 mg से 100 mg ओरली OD फॉर दोज एडल्ट्स जिनकी एज 50 ईयर्स या उससे ज़्यादा है। द लास्ट कैटेगरी इज़ पेडियाट्रिक डोज फॉर थ्रोम्बोटिक और थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर। बिफोर नोइंग इट्स डोज, first you should know what is thrombotic disorder. The thrombotic disorder is the formation of blood clot inside a blood vessel obstructing the blood flow, यानी कि आपके जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है जिसकी वजह से खून का बहाव रुक जाता है। तो थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर की डोज 1 से 5 mg पर kg ओरली OD होती है। अब बात करते हैं अवेलेबल डोजेज फॉर्म्स, दैट इज टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सपोजिटरीज, सॉल्युबल पाउडर एंड टैबलेट्स एंड लिक्विड्स। नाउ मूव टुवर्ड्स इट्स टॉक्सिसिटी। Elevated plasma salicylate level will cause tinnitus, means ringing in the ears or hearing sounds that come from inside your body rather than outside source. Means एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी से टाइनाइटस कॉज हो जाता है। इसके अलावा जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हैं वो इम्पेयर्ड हियरिंग है, रैपिड ब्रीथिंग, डबल विजन, वॉमिटिंग, फीलिंग फेंट, डिहाइड्रेशन एंड जो सीरियस सिम्टम्स हैं उसमें हेलुसिनेशन एंड लो ब्लड प्रेशर है।
So now let's talk about its antidotal treatment. Sodium bicarbonate is the antidote of aspirin. इसके अलावा dialysis is also done to reduce the amount of salicylate in your body. Let's discuss precautions, जो कि इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. Aspirin should be taken at the same time every day. Either it is enteric coated or it is dispensed direct. मीन्स एस्प्रिन को आपने हमेशा सेम टाइम पर लेना है. ये नहीं करना कभी आप सुबह के 8 बजे ले रहे हैं, कभी 9 बजे ले रहे हैं, कभी 10 बजे ले रहे हैं. सो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने हमेशा डिस्प्रिन को सेम टाइम पर लेना है. आइदर वो डिस्प्रिन डायरेक्ट हो, इंटेरिक कोटेड हो. नॉट एब्रप्टली डिसकंटिन्यू डेली थेरेपी ऑफ एस्प्रिन विदाउट कंसल्टिंग फिजिशियन और फार्मासिस्ट. मीन्स डिस्प्रिन को कभी भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप स्टॉप नहीं करें. If you are using aspirin in the form of suppository, then remove the plastic packet and insert into the rectum as soon as possible and store it between 8 Celsius to 15 Celsius or in refrigerator. अगर आपको रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड यानी कि एमरजेंसी कंडीशन में अगर आप एस्पिरिन को यूज़ कर रहे हैं, जैसे सस्पेक्टेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हार्ट अटैक की कंडीशन, तो इस कंडीशन में आप एक्सटेंडेड रिलीज एस्पिरिन को यूज़ नहीं करेंगे. इस कंडीशन में क्या यूज़ करना है? एस्पिरिन या डिस्प्रिन सॉल्यूबल. अगर हार्ट अटैक के सिम्टम्स आएँ तो आपने जो सॉल्यूबल एस्पिरिन है उसको इमीडिएटली च्यू कर लेना है, चबा लेना है फ़ौरन. अगर आप एस्पिरिन इंटेरिक कोटेड यूज़ कर रहे हैं तो आप कभी भी उसे क्रश नहीं करें. अगर आप क्रश करेंगे इंटेरिक कोटेड को तो इससे आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा और फिर आपके स्टमक के साइड इफ़ेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे. डू नॉट टेक एस्पिरिन फॉर सेल्फ ट्रीटमेंट ऑफ पेन फॉर लॉन्गर देन 10 डेज़. इट मीन्स अगर आप एस्पिरिन को खुद से पेन रिलीफ के लिए ले रहे हैं तो कभी भी 10 दिन से ज़्यादा आप खुद से इसको यूज़ नहीं करें. Do not take aspirin to self-treat a fever that lasts longer than 3 days. You need to consult a doctor. It means आप फीवर के लिए एस्पिरिन को 3 दिन से ज़्यादा नहीं लिया करें. अगर आप एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं या अगर आपको कोई ब्लड डिसऑर्डर या कोई एलर्जीज़ हैं तो एस्पिरिन लेने से पहले आप हमेशा मेडिकल एडवाइस ज़रूर लें. If you experience heartburn, indigestion or black stool after taking aspirin, stop taking aspirin and contact your doctor. इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप लो डोजेज़ एस्पिरिन ले रहे हैं तो वो एंटीप्लेटिलेट के तौर पे काम करेगी और अगर आप हाई डोजेज़ ले रहे हैं तो वो फीवर और पेन के लिए काम करेगी. अगर आप एस्पिरिन की लो डोजेज़ लेते हैं, इसके अलावा आप दूसरी ऐसी कोई मेडिकेशन ले रहे हैं जिसमें ऑलरेडी एस्पिरिन प्रेजेंट है, तो इन दोनों मेडिकेशन के लेने से आपके ब्लड का जो एस्पिरिन लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लो डोज एस्पिरिन का इफ़ेक्ट था यानी कि एंटीप्लेटिलेट या फिर ब्लड थिनिंग वाला इफ़ेक्ट जो एस्पिरिन का था वो नहीं मिलेगा. बिकॉज एट हायर डोजेज इट विल शो एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट्स. द सुटेबल ऑल्टरनेटिव फॉर पेन रिलीफ और फॉर रिड्यूसिंग फीवर इज़ पैरासीटामोल. आई टोल्ड यू बिफोर, एस्पिरिन से जीआई की इरिटेशन हो जाती है और अल्सर्स भी हो जाते हैं. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप हमेशा एस्पिरिन को 1 ग्लास ऑफ वाटर में डिस्पर्स करें बिफोर टेकिंग. द सेकेंड थिंग यू नीड टू कंसिडर इज़ नॉट टू टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक, यानी कि आपने एस्पिरिन को खाली पेट पे नहीं खाना है. एंड द थर्ड थिंग इज़ टेक विद फूड और आफ्टर फूड और विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, यानी कि एस्पिरिन को या तो आप खाने के साथ लें या तो खाने के बाद लें या तो आप एस्पिरिन को दूध के साथ लें. अगर आप बहुत ज़्यादा पेन किलर्स लेते हैं हेडेक्स के लिए तो इससे आपका हेडेक ठीक नहीं होगा, बल्कि इससे वर्स कंडीशन हो सकती है. द मोस्ट एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैट डू नॉट टेक मोर देन 13 टैबलेट्स 4 ग्राम इन 24 आवर्स ऑफ पीरियड. इट मीन्स आपने पूरे दिन में 4 ग्राम से ज़्यादा एस्पिरिन को नहीं लेना है. डैट इज़ 13 टैबलेट्स. That was all about today. आज की वीडियो आपको कैसी लगी? नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा. आई होप यू वुड लाइक माई वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें. अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.